नमस्कार। आज हम सब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जिसने भारतीय सभ्यता की पूरी रूपरेखा ही तैयार कर दी। एक ऐसा युग जिसने हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन और समाज के वो बीज बोए जो आज भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए वैदिक काल के इस गहरे सफर पर निकलते हैं। हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है ना? कि कैसे कुछ प्राचीन श्लोकों और भजनों ने एक पूरे उपमहाद्वीप मतलब भारत की नींव रख दी। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, बल्कि ये विचारों की ताकत की कहानी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वैदिक काल आखिर है क्या। देखिए, ये करीब करीब 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच का वक्त है, मतलब पूरे 1000 साल का दौर। और इन 1000 सालों में समाज ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। लोग जो पहले घूमते फिरते मतलब अर्धखाना बदोश जीवन जीते थे, वो एक जगह टिक कर खेती करने लगे। और ठीक इसी दौरान वेदों की रचना हुई, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और फाउंडेशनल ग्रंथ माने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन का समय था। अच्छा, तो इस इतने बड़े बदलाव को हम समझेंगे कैसे? इसका सबसे अच्छा जरिया है, जाहिर है, वेद। वेद उस जमाने के समाज, उनकी आस्था और उनकी पूरी जीवन शैली का एक तरह से कह सकते हैं कि एक मूल खाका या ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखते हैं। तो वैदिक साहित्य की जो नींव है, वो इन 4 मुख्य ग्रंथों पर टिकी हुई है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों मिलकर उस युग की एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और जीती जागती तस्वीर हमारे सामने पेश करते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो ये है कि हर वेद का एक अलग मकसद था। जैसे ऋग्वेद, जो सबसे पुराना है, वो देवताओं की तारीफ में लिखे गए भजनों का कलेक्शन है। फिर आता है सामवेद, उसमें उन्हीं भजनों को सुर और ताल के साथ कैसे गाना है, ये बताया गया है। यजुर्वेद तो एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड बुक है, जिसमें यज्ञ और दूसरे अनुष्ठान कैसे करने, ये सब लिखा है। और अथर्ववेद, वो तो आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बीमारियों के इलाज से लेकर सुरक्षा और कामयाबी के लिए मंत्र और प्रार्थनाएं, सब कुछ इसमें है। तो देखिए, ये ग्रंथ हमें सिर्फ धर्म के बारे में ही नहीं, बल्कि उस समय के रोजमर्रा के जीवन के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ वेदों तक सीमित नहीं थी। जैसे जैसे समय बीता, इन पर कमेंट्रीज यानी टीकाएं लिखी गईं। ब्राह्मण ग्रंथों ने यज्ञों के पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझाया। फिर आए आरण्यक, जिन्हें वन पुस्तकें भी कहते हैं। उन्होंने कर्मकांड से ज्यादा सोच विचार और चिंतन पर जोर दिया। और फिर आए उपनिषद, जिन्होंने वैदिक सोच को उसकी दार्शनिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यहीं पर आत्मा, ब्रह्म और कर्म जैसे गहरे सवालों पर मंथन हुआ। ये विचारों के एवोल्यूशन की एक कमाल की यात्रा है। तो एक तरफ विचारों में ये बदलाव आ रहे थे, और दूसरी तरफ जमीन पर भी बहुत कुछ बदल रहा था। चलिए अब देखते हैं कि इन 1000 सालों में समाज ने कैसे करवट ली। ये बदलाव इतना बड़ा और इतना मौलिक था कि इसने आने वाली कई सदियों की दिशा ही तय कर दी। और ये स्लाइड उस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है शुरुआती वैदिक युग। जीवन कैसा था? पशुपालन पर आधारित। समाज कबीलों में बटा था, और हाँ, काफी हद तक बराबरी वाला था। कबीले का जो मुखिया यानी राजन होता था, उसे चुना जाता था। लेकिन फिर आता है उत्तर वैदिक काल, और यहाँ तक आते आते सब कुछ बदल गया। अब लोग एक जगह बसकर खेती कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था ने समाज को अलग अलग वर्गों में बांट दिया है, और राजा का पद अब खानदानी हो गया है। मतलब एक सरल कबीलाई जीवन से एक जटिल वेल स्ट्रक्चर्ड समाज की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, जब समाज बदल रहा था, तो जाहिर है धार्मिक मान्यताएं कैसे अछूती रहती। लोगों का ध्यान धीरे धीरे प्रकृति की बाहरी शक्तियों से हटकर अस्तित्व के अंदरूनी सवालों की तरफ जाने लगा। शुरुआत में आप देखेंगे कि इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। ये सब प्रकृति की ताकतों के प्रतीक थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, प्रजापति जैसे सृष्टिकर्ता देवता और रुद्र, जिन्हें शिव का ही एक प्रारंभिक रूप माना जाता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते गए। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लोगों की प्राथमिकताएं बदल रही थी। अब वो सिर्फ प्रकृति को काबू करने की नहीं, बल्कि सृष्टि के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। और इसी दौर में खासकर उपनिषदों के जरिए उन महान दार्शनिक विचारों का जन्म हुआ जो आज भी भारतीय सोच का आधार हैं। धर्म यानी हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है? कर्म यानी हर काम का एक नतीजा होता है। आत्मा और ब्रह्म का क्या रिश्ता है? और मोक्ष मतलब
इस जन्म मृत्यु के चक्र से आज़ादी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इसी युग की देन है। इसका एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है ये प्रसिद्ध वाक्य, सत्यमेव जयते। इसका मतलब है जीत हमेशा सच की ही होती है। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है और ये दिखाता है कि उस दौर के विचार कितने गहरे और टाइमलेस थे। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? इस पूरे वैदिक काल का आज के समय में क्या महत्व है? तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि वैदिक काल सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये भारतीय सभ्यता की वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर आगे चलकर हजारों सालों तक हमारी संस्कृति और दर्शन की एक शानदार इमारत खड़ी हुई। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। ये जो प्राचीन ब्लूप्रिंट है, ये जो हजारों साल पुरानी नींव है, इसका कितना हिस्सा आज भी हमारे रीति रिवाजों में, हमारी भाषा में, हमारे सोचने के ढंग में और हमारे समाज में जिंदा है? जरा सोचिए, शायद इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है।